हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि इनर जॉइन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉइन यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो जॉइन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा टेबल में से मुझे डेटा फैच करके लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब मुझे क्वेरी लगानी है तो किस तरीके से लगानी है। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या देखा था कि सिलेक्ट क्वेरी लगाएंगे तो हम क्या करेंगे कि एक ही टेबल में से मुझे डेटा गेट करके वो देगा। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे कि एक ही टेबल में से मुझे डेटा गेट करके दे रहा है। तो अब मुझे क्या करना है कि मेरे दो तीन टेबल एक साथ ज्वाइन है। ठीक है, तो दो तीन टेबल में से मुझे जो भी डेटा मैच हो रहा है वो डेटा मुझे चाहिए। ठीक है, तो दो अलग अलग टेबल मुझे, दो या दो से ज़्यादा टेबल में से मुझे डेटा फैच करके लाना है, तो उसके लिए कौन सी क्वेरी लगानी पड़ेगी, तो उसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जॉइन यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पर बताया गया है कि आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट फील्ड फ्रॉम मल्टीपल टेबल, मतलब अलग अलग बहुत सारे टेबल में से डेटा लाना है, तो उसके लिए जॉइन का यूज़ आपको करना पड़ेगा। जैसे आप सिलेक्ट लिखते हो तो वो वन टाइप ऑफ क्लोज है, वैसे ही यहाँ पे जॉइन एक क्लोज है। क्लोज मतलब क्वेरी। ठीक है, जिसकी मदद से हम डेटा को अलग अलग टेबल में से ला सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि जॉइन क्लोज इज यूज्ड टू कंबाइन रो। देखो यहाँ पे रो बता रहा है कि अलग अलग टेबल की रो को अगर मैच हो रहा है तो उसकी रो को वो कंबाइन कर देगा, इकट्ठा कर देगा। वन और मोर टेबल मतलब एक या एक से ज़्यादा टेबल में से जो डेटा मैच हो रहा है, अगर वो सेम आ रहा है तो उसकी रो को वो सेम करेगा। देखो कॉलम को ज्वाइन नहीं करेगा, क्या करेगा वो रो को ज्वाइन करेगा। एक ही रो के अंदर सारा डेटा अलग अलग टेबल का रख देगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम, मतलब एक दूसरे के बीच में रिलेशन होना चाहिए तभी। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है तो आप डेटा या रो को ज्वाइन नहीं कर सकते या फिर कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे कितने तरीके के ज्वाइन यहाँ पे है वो आपको बताए गए। तो यहाँ पे कितने तरीके के ज्वाइन दिए गए कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल ज्वाइन इज फॉर मेन है, चार तरीके के। उसमें से भी जो फर्स्ट वाला है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला ज्वाइन है। लेफ्ट राइट और फुल तो बहुत ही कम यूज़ होते हैं। ये अकेला सिर्फ अच्छी समथिंग 100% में से बोलूँ तो 70% ये रोक लेता है, बाकी के तीनों यूज़ होते हैं 3-10% में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल करने वाले हैं, डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देखो ग्राफिकली भी आपको दिखाया गया है कि इनर जॉइन मतलब क्या होता है। ठीक है, इनर जॉइन मतलब क्या होता है। इनर जॉइन मतलब दो अलग अलग टेबल है आपके पास, दोनों में से जो डेटा मैच हो रहा है, मतलब जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है वही डेटा आपको मैच करके देगा, मतलब सिलेक्ट करके देगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा, मतलब टेबल का नाम जिस तरीके से होगा दोनों में सेम डेटा मैच हो रहा है वही आपको मैच करके देगा। फिर लेफ्ट जॉइंट के अंदर क्या दिया कि लेफ्ट वाले टेबल में से सारा डेटा देगा और जो मैच हो रहा है वो डेटा देगा। क्या हो रहा है, टेबल 1 और टेबल 2 के अंदर जो डेटा मैच हो रहा है वो मिलेगा, और टेबल 1 के अंदर जो जितना भी डेटा है वो सारा मिलेगा, मतलब डुप्लीकेट भी यहाँ पे हो सकता है। वैसे ही राइट जॉइन के वक्त भी क्या होता है कि टेबल 1 टेबल 2 को कंबाइन करेंगे तो टेबल 2 के अंदर जो डेटा है वो सारा मिलेगा, और टेबल 1 के अंदर जो मैच हो रहा है वो डेटा मिलेगा। फुल आउटर जॉइन मतलब दोनों टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा मिलेगा, और दोनों के अंदर जितना भी जॉइन हो रहा है वो मिलेगा। ठीक है, तो एक जॉइन हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली किस तरीके से वर्कआउट करता है, और इसकी प्रैक्टिकल भी हम यहाँ पे साथ में देख लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना इसके बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है किसी भी लैंग्वेज, मतलब आप एंड्रॉयड iOS किसी भी लैंग्वेज में जाओगे जॉब देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि इनर जॉइन क्या होता है। ठीक है, तो इनर जॉइन के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है द इनर जॉइन कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनर लिखोगे या फिर नहीं लिखोगे, बाय डिफ़ॉल्ट इनर वहाँ पे लग ही जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट रिकॉर्ड डेट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल, मतलब दोनों टेबल के अंदर जो डेटा मैच हो रहा है वो आपको उठा के दे देगा। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे सिंटेक्स भी आपको दी गई है कि सिलेक्ट फिर कॉलम, जितने भी आपको कॉलम के नाम चाहिए, जैसे इससे पहले भी हमने देखा था कि जितनी भी हमारे पास कॉलम थी, ठीक है, तो कॉलम 1 2 3, अगर हम वहाँ पे स्टार लिख रहे हैं तो सारा डेटा मुझे मिल जाएगी जितनी भी कॉलम मेरे पास है। ठीक है, और कॉलम
मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई पर्टिकुलर फील्ड की कॉलम की नाम या एट्रीब्यूट चाहिए, तो उसके लिए मुझे उस कॉलम का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, जो जितनी भी कॉलम चाहिए तो आपको यहाँ पे कॉमा करके सेपरेटेड बाय लिखना पड़ेगा। अगर आपको कॉलम नहीं चाहिए, सारी की सारी कॉलम चाहिए, मतलब टेबल में से सारा डेटा आपको चाहिए, तो वहाँ पे स्टार लिख देना है। ठीक है, और जो भी टेबल में से डेटा आपको चाहिए फ्रॉम करके आपको यहाँ पे लिखना है टेबल और टेबल का नाम। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है कि कौन से टेबल के साथ टेबल 1 को आपको ज्वाइन करवाना है। ठीक है, तो टेबल 1 के साथ आपको ज्वाइन करवाना है टेबल 2 को, तो बीच में आपके लिखना पड़ेगा इनर ज्वाइन, या फिर सिर्फ ज्वाइन भी आप लिख सकते हो, इनर लिखना कंपलसरी नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ज्वाइन लिखोगे तो इनर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लग ही जाएगा। ठीक है, जो हम आगे प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया कि इन दोनों टेबल को आप ज्वाइन तो कर रहे हो, पर किसके बेस पे आप ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऑन। ठीक है, तो ऑन का मतलब क्या होता है कि किस टेबल की फील्ड को आप मैच करवा रहे हो। तो पहले टेबल में से जो भी टेबल फील्ड कॉलम का नाम आपको मैच कराना, उस कॉलम का नाम तो यहाँ पे दिया गया है। देखो टेबल 1 डॉट डॉट मतलब उस फील्ड के अंदर नाम, मतलब इस टेबल के अंदर उस कॉलम का नाम, फिर इक्वल टू करके दूसरे टेबल में से दूसरी फील्ड का नाम, मतलब वहाँ पर भी जो जिस कॉलम के साथ आपको डेटा मैच करवाना है उस कॉलम का नाम यहाँ पे मेंशन करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की ज्वाइन की सिंटैक्स रहती है। ठीक है, तो इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल भी हम इसका देख लेंगे भाई किस तरीके से ये वर्कआउट होता है। ठीक है, तो कस्टमर टेबल और यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली 2 टेबल दिए गए। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमें दिया गया है कि कस्टमर टेबल और दूसरा है हमारे पास ऑर्डर टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी फील्ड हमें दी गई है, कॉलम के नाम दिए गए हैं, और ऑर्डर वाले टेबल के अंदर भी हमें यहाँ पे बहुत सारी कॉलम और फील्ड दी गई है और उसके अंदर वैल्यू भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी, और तो यहाँ पे कस्टमर की फुल डिटेल हमें दी गई है। यहाँ पे शायद मेरे पास 3 कस्टमर की फुल डिटेल है, और जिस टेबल में उसको ऑर्डर किया, मतलब किसी कस्टमर ने अगर ऑर्डर किया होगा तो उसकी आईडी यहाँ पे स्टोर करके रखी हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी है तो ऑर्डर किया है, पर कौन से कस्टमर ने किया है तो उसकी जो सिंपल 1 नंबर की जो आईडी है वो ही यहाँ पे स्टोर की है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे स्टोर नहीं की गई। क्योंकि मैं क्या करूँगा कि अगर कभी भी मेरे पास कस्टमर आईडी आएगी तो मैं यहाँ पे इसके साथ मैच कराऊँगा, अगर मैच हो रहा है तो ये सारी डिटेल मुझे ज्वाइन करके दे देगा, मतलब बार बार ये डिटेल मुझे लिखनी नहीं पड़ती, मतलब मेरी जो डेटा रिडंडेंसी वो सही रहेगी, मतलब डुप्लीकेट डेटा बार बार मुझे लिखना या फिर डालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ज्वाइन की मदद से आप डेटा डुप्लीकेशन जितनी भी हो रही है उसे यहाँ से रिमूव आप कर सकते हो विथ ज्वाइन की मदद से। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि कस्टमर टेबल बनाएंगे और दूसरा ऑर्डर टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों के अंदर हम इंसर्ट की क्वेरी भी लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद सिलेक्ट की क्वेरी, और उसके बाद हम ज्वाइन देखेंगे किस तरीके से दोनों टेबल का डेटा मैं ज्वाइन या एक ही रो के अंदर डेटा कंबाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले तो कस्टमर वाली टेबल बनानी पड़ेगी, उसके बाद ऑर्डर वाली, और उसके बाद हम 3 टेबल को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला। तो पहले ये दोनों समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको प्रैक्टिकल देखना है, इसलिए मुझे सर्वर चालू करना पड़ेगा। ठीक है, हम अपना ऑरेकल है उसे चालू करते हैं, तो ये यहाँ पे लॉगिन ही है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और एप्लीकेशन सर्वर में जाने के बाद मुझे यहाँ पे पासवर्ड भी देना पड़ेगा। ओके, पासवर्ड आई थिंक गलत है, W12345। ओके, लॉगिन हो गया। ऑलरेडी मेरा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ था, तो मैं यहाँ पे जाने के बाद मेरे अकाउंट की पासवर्ड में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो पासवर्ड भी ओपन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जितनी भी टेबल है वो सारी देखनी है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कितने टेबल है, इतने टेबल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे कस्टमर वाली टेबल बनानी है और उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करवाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और क्रिएट टेबल। ठीक है, तो टेबल जैसे ही आ गए तो उसके अंदर पूछेगा कौन कौन से टेबल के नाम रखने हैं, उसकी डेटा टाइप क्या रखनी है, उसकी लेंथ क्या रखनी है और उस टेबल का नाम क्या रखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे था वैसे ही हम देते जाएंगे। तो यहाँ पे कस्टमर नाम का टेबल था, तो मैं यहाँ पे कस्टमर नाम का टेबल
बना देता हूँ, थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी टेबल बने हुए होंगे। ठीक है, तो माई लिख देता हूँ मैं, माई कस्टमर। ठीक है, इस तरीके से मैंने टेबल बनाया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कस्टमर आईडी। उसके बाद क्या क्या था, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, उसके बाद कस्टमर का एड्रेस, उसके बाद उसकी सिटी, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री, पोस्टल कोड और यहाँ पे था कंट्री। ठीक है, तो सबकी मुझे डेटा टाइप भी देनी पड़ेगी। तो कस्टमर आईडी को नंबर रखूँगा क्योंकि ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 ऐसे वो आगे बढ़ते जाएंगे। फिर कस्टमर का नाम में रखने वाला हूँ varchar2, एड्रेस भी varchar कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की स्ट्रिंग या नंबर या कैरेक्टर में ऐड कर सकता हूँ। वैसे सिटी के अंदर और पोस्टल कोड के अंदर भी नंबर आएगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ नंबर ही होता है। ठीक है, फिर एक ही varchar2। तो जहाँ जहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है उसकी मैं यहाँ पे लेंथ दे देता हूँ 10 और इसकी भी मैं दे देता हूँ 10। फिर कस्टमर नेम तो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का होगा तो मैं यहाँ पे 100 देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट सब में 100 रख रहा हूँ क्योंकि वो 100 कैरेक्टर तो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट दिया तो पूछेगा मुझे कि प्राइमरी की देनी है कि नहीं देनी है। मुझे नहीं देनी तो नेक्स्ट कर दिया, वापस मैंने नेक्स्ट कर दिया, वापस मैंने नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्रिएट टेबल की हमारी क्वेरी यहाँ पे चल गई। जैसे क्रिएट करूँगा तो टेबल यहाँ पे हमारा बन के आ गया होगा, उसकी डेटा टाइप, उसकी नलेबल, उसकी कॉलम की नेम। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक नई टैब खोल लेता हूँ डुप्लीकेट करके। ठीक है, यहाँ पे अभी डेटा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इसकी जो SQL कमांड है उसके अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं इंसर्ट की क्वेरी लिखना चालू करूँगा। तो इंसर्ट इनटू माई कस्टमर। ठीक है, मैंने टेबल का नाम दिया था माई कस्टमर और उसके अंदर फील्ड और उसके बाद उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद सिटी, उसके बाद पोस्टल कोड। ठीक है, पोस्टल कोड और उसके बाद हमारे पास था कंट्री। ठीक है, तो मुझे जो जो भी फील्ड यहाँ पे इंसर्ट करवानी है तो नंबर, पहले तो कस्टमर आईडी एक नंबर की, उसका नेम तो मैंने यहाँ पे डाल दिया और सिंगल कोट में ही सारा डेटा आपको डालना है तो विजय। ठीक है, उसके बाद मुझे कस्टमर की एड्रेस डालनी है तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट, वो भी कैरेक्टर के फॉर्मेट में ही रहने वाला है इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं डाल देता हूँ विजयनगर। ठीक है, सिंगल कोट ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद उसकी सिटी तो सूरत, उसके बाद उसका पोस्टल कोड 395006 नंबर में था इसलिए मैंने इसको सिंगल कोट में नहीं लिया है। फिर यहाँ पे इंडिया। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि दूसरा डेटा भी यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा। तो जैसे ही रन करूँगा तो एक रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ देखने के लिए डेटा पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो 1 रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हो गया। तो वैसे ही मुझे दूसरा रिकॉर्ड डालना है तो मैं यहाँ पे 2 कर दूँगा, यहाँ पे मैं विजय लिख दूँगा, अजय लिख दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरीके से चेंज कर दूँगा और सूरत इंडिया सेम वापस रन किया। ठीक है, तो 2 रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 रिकॉर्ड हमारे पास इनफ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से दूसरा टेबल बनाना है ऑर्डर का टेबल। ठीक है, ऑर्डर का टेबल तो मैं क्या करूँगा यहाँ से ही वापस एक नई टेबल क्रिएट करूँगा या फिर मैं नई टेब ही खोल लेता हूँ क्योंकि मुझे हर बार तो ओपन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल के अंदर मुझे ऑर्डर, माय ऑर्डर में लिख देता हूँ। ठीक है, माय ऑर्डर नाम का मैंने टेबल बनाया। उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड बनानी थी तो ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो सब नंबर ही है एज इट इज़। तो ऑर्डर आईडी, उसके बाद है कस्टमर आईडी, उसके बाद है एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद है हमारे पास ऑर्डर डेट। ठीक है, तो डेट किस तरीके से डालते वो भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको, ऑर्डर डेट। फिर उसके बाद है शिपर आईडी। ठीक है, मतलब किसके थ्रू वो शिप होने वाला है तो ये भी नंबर रहने वाला है, ये भी मेरे पास नंबर ही रहने वाला है, ये भी नंबर ही रहेगा।
ओके, नंबर आएगा यहाँ पे डेट आएगी। ठीक है, तो डेट किस फॉर्मेट में डालते वो भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा। फिर नंबर, तो सबकी मैं लेंथ दे देता हूँ। पहले तो ऑर्डर आईडी की लेंथ मैं 10 दे देता हूँ, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10। डेट की मुझे कोई लेंथ देनी नहीं होती क्योंकि वो फिक्स रहता है, इसलिए। जैसे डेट पे क्लिक किया, प्राइमरी की मुझे नहीं देनी है, नेक्स्ट कर दो, वापस नेक्स्ट कर दो, वापस नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपकी टेबल यहाँ पे बन के आ गई। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं है, इसके अंदर 2 रिकॉर्ड हमारे पास पड़े हुए हैं। तो मुझे अब ऑर्डर वाले टेबल के अंदर भी डेटा इंसर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 रिकॉर्ड में इंसर्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट क्वेरी करता हूँ मैं। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम था माय ऑर्डर, फील्ड का नाम, उसके बाद उसकी वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कौन कौन सी फील्ड थी मेरे पास, तो पहले थी ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद ऑर्डर डेट, उसके बाद थी शिपर आईडी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑर्डर आईडी मैंने क्या डाल दी कि 10,348, इस तरीके से कुछ भी दे सकते हो आप, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। कस्टमर आईडी मेरे पास कस्टमर के टेबल के अंदर कस्टमर का आईडी 1 और 2 थी, तो मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ क्योंकि 2 वाले पर्सन ने ऑर्डर किया है, 1 वाले पर्सन ने कोई भी ऑर्डर नहीं किया अभी। ठीक है, और एम्प्लॉय की आईडी में कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, ऑर्डर डेट, तो डेट किस तरीके से डालनी है, सिंगल कोट के अंदर आपको पहले डे डालना है, फिर मंथ डालनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर डालना है, फिर कॉमा करने के बाद शिपर की आईडी डालनी। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। तो जैसे ही रन करूँगा तो देखो 1 रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही डेटा पर क्लिक करूँगा तो मुझे सही से डेटा मिल गया। ठीक है, और ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि वापस ऑर्डर वाले टेबल के अंदर अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज जैसा है वैसा ही रह रहा हूँ। अब मुझे ज्वाइन की क्वेरी लगानी होती है, तो आपको पता ही था। अब ज्वाइन की क्वेरी किस तरीके से लगाते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको देखो सिंटैक्स में मैंने बता ही दिया था आपको कि सिलेक्ट, फिर कॉलम का नाम, सारे कॉलम के नाम चाहिए तो यहाँ पे स्टार लिख दो, फिर फ्रॉम, फिर फर्स्ट टेबल, कौन से वाले टेबल को कौन से वाले टेबल के साथ ज्वाइन करवाना, तो बीच में आपको ज्वाइन नाम की क्लोज लगानी पड़ेगी। उसके बाद किसके बेस पे आप ज्वाइन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बीच में ऑन और दोनों टेबल के बीच में जो भी ज्वाइन हो रहा है उसका कॉलम का नाम। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कौन सी वाली टेबल, मतलब ये कस्टमर वाली टेबल के अंदर कस्टमर आईडी और ऑर्डर वाली टेबल के अंदर कस्टमर आईडी, दोनों को मैच करवाना। तो ये वाला रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे सारा ज्वाइन, मतलब ये जो रो है वो ज्वाइन कंबाइन करके मिलनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ज्वाइन की क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे देखो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा लाना है, इसलिए सिलेक्ट की क्वेरी, स्टार मतलब सारा डेटा लाना है। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, तो ऑर्डर वाले टेबल में से। तो उसके लिए टेबल का नाम क्या था, माय ऑर्डर। फिर माय ऑर्डर को किसके साथ ज्वाइन करना है, तो मुझे ज्वाइन करना है माय कस्टमर के साथ। ठीक है, और कस्टमर, ठीक है, और किसके बेस पे ज्वाइन करना है, तो माय कस्टमर वाले टेबल के अंदर से कस्टमर आईडी, मतलब टेबल का नाम डॉट करके उस फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके यहाँ पे दिया गया है कि टेबल का नाम और उसके बाद यहाँ पे उस कॉलम का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर वाले टेबल के साथ, इसके साथ मुझे ज्वाइन करा, तो माय ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, माय ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, जैसे ही रन करूँगा तो देखो मुझे नीचे की साइड ऑर्डर वाले टेबल के अंदर से भी डेटा मिल रहा है और कस्टमर वाले टेबल के अंदर भी डेटा मिल रहा है, मतलब एक ही रो का, मतलब ये 2 चीज़ें जहाँ पे मैच हो रही है तो मुझे रो को ज्वाइन करके दे रहा है, मतलब अलग अलग टेबल की रो ज्वाइन होके मिल रही है, जो हमारा यहाँ पे इन लोगों ने कॉन्सेप्ट बोला था। ठीक है, क्या बोला था कि ज्वाइन क्लोज इज यूज्ड टू कंबाइन रो को कंबाइन करता है 1 और मोर टेबल में से, एक या एक से ज़्यादा टेबल के साथ जितने भी रो रहती है उसको वो कंबाइन करके यहाँ से दे देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अगर यहाँ पे आपने दूसरी रो
दूसरी रो लगाई होती, मतलब दूसरी रो इंसर्ट की होगी, तो उसके अंदर भी अगर डेटा मैच हो रहा है, मतलब ज्वाइन हो रहा है, तो आपको डेटा देगा। अगर डेटा मैच नहीं हो रहा तो वो डेटा आपको एक भी रो यहाँ से नहीं मिलेगी, मतलब दोनों के अंदर कंपलसरी मैच होनी ही चाहिए, वही डेटा आपको मिलेगा, वरना डेटा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसके बीच में। तो ये ज्वाइन की क्वेरी थी। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो सीपर आईडी, मतलब अब तीसरे टेबल को भी हम ज्वाइन करना है। तो इसकी क्वेरी आपको अगर याद नहीं रह रही है तो मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखी हुई है, 2 टेबल के साथ ज्वाइन करना, तो वही यहाँ पे सेम है, सिर्फ आपको टेबल का नाम चेंज करना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि तीसरे टेबल के साथ भी इसकी कम्युनिकेशन बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मतलब दो टेबल को ज्वाइन करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मुझे सप्लायर नाम की एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, सप्लायर या सिपर दोनों में से कोई भी एक आप बना सकते हो। तो यहाँ पे जो सिपर आईडी आपको दिख रही है ना, ठीक है, तो इसके साथ मुझे ज्वाइन करवाना है, तो सिपर आईडी में ले देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक नई टेबल बनानी है, इसके अंदर इतनी फील्ड में इंसर्ट करवाऊँ, मतलब मुझे नई टेबल बनानी है। ठीक है, तो नई टेबल बनाने के लिए वापस मैं यहाँ पे गया, क्रिएट के अंदर नई टेबल, और कितनी फील्ड है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास कितनी फील्ड है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे मुझे 8 फील्ड चाहिए। तो पहले तो मैं बना लेता हूँ सप्लायर आईडी, सिपर आईडी लिखता हूँ मैं। ठीक है, कोई भी आप नाम दे सकते हो। फिर उसके बाद है सप्लायर नेम। ठीक है, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो कि एस नेम। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्टैक्ट नेम, सी नेम। उसके बाद आपके पास है एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड। उसके बाद कंट्री और फ़ोन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी कंट्री और यहाँ पे फ़ोन। ठीक है, तो सबकी मुझे डेटा टाइप भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे वेरकेर, यहाँ पर भी वेरकेर, यहाँ पर भी वेरकेर, यहाँ पर भी वेरकेर, यहाँ पे नंबर। ठीक है, यहाँ पे वेरकेर और यहाँ पर भी वेरकेर। ठीक है, तो सबकी लेंथ भी मुझे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसको 10 दे देता हूँ। यहाँ पे 100 नाम है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100। पोस्टल कोड को मैं 10 में दे देता हूँ, कंट्री 100, फोन 100। ठीक है, नेक्स्ट करो। टेबल का नाम आपको देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई सिपर। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट, प्राइमरी की मुझे नहीं देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी टेबल यहाँ पे बन के आ गई। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बन गई, तीसरी टेबल। अब इसके अंदर मुझे डेटा भी इंसर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डर के बेस पे सिपर आईडी मैंने 1 दी थी, तो मैं एक यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इंसर्ट इनटू सिपर, माई सिपर, इंसर्ट इनटू माई सिपर, फील्ड का नाम और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू। तो जितनी भी फील्ड मैंने अभी बनाई थी वो सारी फील्ड मुझे यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। सिपर आईडी, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा एस नेम, सी नेम, एड्रेस, एस नेम, सी नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, और उसके बाद यहाँ पे था कंट्री, और उसके बाद था हमारे पास फ़ोन। ठीक है, तो इतनी फील्ड मेरे पास आ गई। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे एरर करके यहाँ पे देगा। तो देखो सिपर आईडी में यहाँ पे 1 दे रहा, क्योंकि ऑर्डर के अंदर मैंने 1 दिया हुआ इसलिए। ठीक है, तो सिपर का नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे मयूर। ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट नेम में दे रहा हूँ वाघानी। उसके बाद एड्रेस, तो कि भाई न्यू मुंबई, यहाँ पे सिटी दे रहा हूँ मुंबई। उसके बाद पोस्टल कोड, उसके बाद यहाँ पे कंट्री, और उसके बाद यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर। ठीक है, वो भी कैरेक्टर में था इसलिए मैं इसका फ़ोन नंबर इस तरीके से दे रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, रन करूँगा, तो एक रो हमारी यहाँ पे इंसर्ट
हो गई होगी, मुझे देखनी है तो उसके लिए मुझे टेबल के अंदर जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं डेटा पे क्लिक करूँगा तो वन रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि दोनों टेबल के अंदर से ज्वाइन करके मुझे डेटा लाना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ज्वाइन की क्वेरी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। जो मैंने पहले लिखी हुई थी वो चाहिए तो आपको हिस्ट्री के अंदर जाके आपको मिल सकती है। देखो यहाँ पे इस तरीके से आसानी से आपको मिल जाएगी। हिस्ट्री में जाना है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी क्वेरी आ जाएगी। जिस पे क्लिक करोगे वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे रन करोगे तो उस तरीके से डेटा भी आपको ज्वाइन करके दे देगा। अब क्या करना है कि मुझे तीसरे टेबल को ज्वाइन करवाना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो माय ऑर्डर है वो हमारा मेन टेबल है और माय कस्टमर और हमारा सेकेंडरी जिसके साथ हम डेटा मैच करवा रहे हैं। तो माय ऑर्डर के अंदर मेरी सीपर आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो माय ऑर्डर था इसके अंदर सीपर आईडी थी ना, और यहाँ पर भी मैंने 1 नंबर की सीपर आईडी दी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट में जाऊँगा तो ये हमारा फर्स्ट ज्वाइन था इतना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, माय ऑर्डर के साथ वापस मुझे सीपर आईडी सीपर नाम के टेबल को ज्वाइन करना है। तो लास्ट में मुझे वापस लिखना पड़ेगा, दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन करना है तो वापस उस टेबल का नाम माय सीपर। ठीक है, किसके बेस पे ज्वाइन करना है, तो ऑन माय ऑर्डर डॉट सीपर आईडी इक्वल टू माय सीपर डॉट सीपर आईडी। ठीक है, देखो ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे सीपर का टेबल भी ज्वाइन होके आ जाएगा। मतलब आपको सिर्फ ऑर्डर वाले टेबल के अंदर एक ही आईडी लगानी है बस, जिसके बेस पे ये सारा डेटा आपको फैच करके दे देगा। मतलब आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी डेटा ले जाना है तो बार बार ये सारी चीज़ें आपको दूसरे टेबल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी सिर्फ जो मेन आईडी रहती है वो आप यहाँ पे पास कर दो ताकि आपका सारा डेटा एक साथ एक ही टेबल के साथ ज्वाइन होके आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला टेबल मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद सेकंड वाला। अगर आपको और तीसरा टेबल भी ज्वाइन करें तो यहाँ पे ज्वाइन करके माय ऑर्डर, तो माय ऑर्डर के साथ सारा डेटा ज्वाइन, तो एम्प्लॉय वाला टेबल भी यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर वाले टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी भी थी। ठीक है, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी थी ना, तो एम्प्लॉय वाला आप टेबल बना सकते हो और वहाँ से एम्प्लॉय वाले टेबल में से डेटा भी उठा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ज्वाइन की क्वेरी आप अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ज्वाइन लगा सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आपको बहुत ही काम आएगा प्रैक्टिकल वर्क में जाओगे तब। ठीक है, तो ये था हमारा ज्वाइन। उसके बाद TCL है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये भी हम पढ़ ही लेते हैं साथ में, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक, सिर्फ थियरी है। ठीक है, तो TCL मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसके अंदर कमिट, सेव पॉइंट और रोल बैक। तो कमिट क्या करता है एग्जैक्टली, कमिट मतलब जितनी भी आपने क्वेरी लगाई है उस पर वो लॉक लगा देगा। मतलब उसके अंदर बाद में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। कमिट का मतलब उसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस बाद में नहीं कर, वही यहाँ पे दिखा है। कमिट कमांड इज यूज्ड टू परमानेंटली सेव एनी ट्रांजैक्शन इनटू डेटाबेस। मतलब डेटाबेस के अंदर कोई भी आपने चेंजेस किया वो परमानेंटली आपको रख देना, चेंजेस नहीं करना बाद में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कमिट। ठीक है, when we use DML command like insert, update, delete, the change made by these command are not permanent। ठीक है, इसके अंदर आप जो भी कमांड लिखते हो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो परमानेंटली नहीं होते। ठीक है, until the current session is closed, जब तक क्लोज सेशन नहीं हो जाता। ठीक है, the change made by these command, तो कमिट की मदद से इसको आप परमानेंटली सेव कर सकते हो। टू अवॉइड डेट वी यूज़ द कमिट कमांड टू मार्क द चेंजेस। मतलब आपको परमानेंटली करना है तो उसके लिए आप कमिट कमांड लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि होता है कि नहीं होता है इसके अंदर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कमिट स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। ये कहाँ पे होता है, आपकी जो लिनक्स की वॉइस होती है उसके अंदर CMD के थ्रू आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है सेव पॉइंट। तो सेव पॉइंट मतलब आपको आपने सिर्फ इंसर्ट किया और आपने सेव पॉइंट एक बना दिया, तो क्या करेगा कि वहाँ तक वो डेटा सेव करके रखे। अगर वहाँ तक वापस आपको रोल बैक करवाना है तो वहाँ आपको डेटा जितना आपने चेंजेस किया था वो आपको मिल जाएगा। सेव पॉइंट मतलब एक जगह जहाँ से आपने उसको सेव किया हुआ है। ठीक है,
तो सेव पॉइंट कमांड इज यूज्ड टू टेम्पररीली सेव ट्रांजेक्शन, मतलब टेम्पररी वो सेव करेगा उस ट्रांजेक्शन को, सो डैट यू कैन रोल बैक टू दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि भी यहाँ पे इतना चेंजेस हुआ था, उसके आगे इतना हुआ था, उसके पहले इतना हुआ था। ठीक है, तो ये आपको सेव पॉइंट की मदद से मिल सकता है। फिर एक की रोल बैक, दिस कमांड रिस्टोर द डेटाबेस टू लास्ट कमिटेड से, मतलब रोल बैक मतलब सिंपली कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि आपको कभी भी पीछे की साइड वापस जाना है कि जहाँ तक मेरा डेटा था वो मुझे वापस रिकवर करके मिलना चाहिए। ठीक है, मैंने जितने भी चेंज किए, समथिंग मेरे पास 15 दिन है, वो 15 दिन मैंने समथिंग एक वीक पहले डेटा को सेव किया था, तो एक वीक पहले का मेरा कितना कितना डेटा था मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे रोल बैक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रोल बैक करके मैं उस पॉइंट का नाम लिख दूंगा तो वहाँ तक मुझे डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था रोल बैक। तो रोल बैक यहाँ पर से भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RNWIT एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।